नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सैनी आपके बीच हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। मैं आपको इतिहास से जुड़ी हुई कुछ घटना बता रहा हूँ। आज मैं एक बात बोल रहा हूँ, पहले लाइव आ जाते हैं। मैं इतिहास से जुड़े हुए वो फैक्ट बता रहा हूँ जो आपको पूर्णतः किसी भी एग्जाम में मदद करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मैं इतिहास से जुड़े हुए वो फैक्ट बता रहा हूँ जो आपको पूर्णतः किसी भी एग्जाम में मदद करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आज हमारा टॉपिक था अशोक चल रहा था, अशोक के बारे में बता रहा था। उससे पहले मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ, ठीक है? तो लाइक शेयर, ओके। हमारा टॉपिक था अशोक। मैं बता रहा था अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा व विश्व में महानतम राजाओं में से एक था। सम्राट अशोक के बारे में जानने से पहले हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है कि अशोक के बारे में क्या क्या हमें जानकारी। प्राचीन लिपि माला डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब देखते हैं अशोक के अभिलेख। हमने देखा था मौर्य काल की जानकारी हमें किस किस से मिलती है, तो हमें पुरातात्व थे बंगाल देश में महानतम अभिलेख उत्तर प्रदेश के सोहगरा गांव लेख में चंद्रगुप्त कालीन बारे में बताता है। शक शासक रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन के समय जूनागढ़ अभिलेख था। इसमें संस्कृत भाषा का ये चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। अशोक के अभिलेख शिलालेख, लघु लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, लघु स्तंभ लेख, इस बारे में हम जानकारी करते हैं। सर्वप्रथम 1750 में जो टिफेंतर था उसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया। उसने टिफेंतर था, उसने अशोक के अभिलेख को खोजा था 1750 में, और 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप था उसने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने का कार्य किया था। प्राचीन भारतीय लिपि में लिपि माला डॉक्टर हीराचंद ओझा, जिसने इसको बाद में पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी। मैंने आपको 4 लिपि बताई थी, उसमें से एक ये भी थी। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा थी। अशोक के कुछ अभिलेख ग्रीक और आर्माइक भाषा में मिलते हैं, और मैंने बताया था खरोष्ट लिपि में भी। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसका नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में नाम अशोक का क्या मिलता है? अशोक नहीं मिलकर अधिकांश अभिलेखों में, बोल रहा हूं अधिकांश, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी मिलता है। जेम्स प्रिंसेप ने प्रारंभ से ही उससे एक गलती कर दी थी। उसने अभिलेखों में देवानाम प्रिय लंका का राजा जो मोगलीपुत्तिश था उसको समझ लिया। यानी जेम्स प्रिंसेप जब देवानाम प्रिय पढ़ रहा था तो उसने देखा ये देवानाम प्रिय भारत का अशोक नहीं होकर जो लंका का शासक मोगतीस था उसको उसने देवानाम प्रिय दृष्टि देख लिया। कालांतर में पता चला वास्तव में देवानाम प्रिय नायक राजा अशोक ही था, क्योंकि उसने जो तिस था उसने देवानाम प्रिय नाम की उपाधि धारण की थी। दीपवंश और महावंश में अशोक के लिए देवानाम प्रिय शब्द का काम में लिया गया। जो दीपवंश और महावंश थे जो जैनों के, उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रिय। वे अभिलेख जिसमें अशोक के नाम अशोक मिलते हैं, यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि वह कौन से अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। तो देखो पहला कौन सा? मास्की। कौन सा? मास्की। मास्की कहां से मिला? मास्की मिला था आपको कर्नाटक से। मास्की उसके बाद में मिलता है आपके गुजरात, ये मिला था मध्य प्रदेश से। मास्की कर्नाटक, गुजरात मध्य प्रदेश। निस्तूर और उदयगोलम ये दोनों ही आपको कर्नाटक से मिले। मास्की, निस्तूर, उदयगोलम 3 कर्नाटक से, और गुजरात में मिला था वो मध्य प्रदेश से मिला था। इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। बाकी सब में क्या मिलता था? देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी। ये सभी
शिलालेख कहा जाता है इन्हें। अशोक के खरोष्ट लिपि, देखो दो ऐसे शिलालेख थे जो किसमें मिले थे, खरोष्ट लिपि में। ये दोनों ही पाकिस्तान में, शहबाज गढ़ी और मानसेरा। शहबाज गढ़ी और मानसेरा कौन सी लिपि, ये सवाल भी बनता है कि अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्ट लिपि में मिले। तो पहला हो जाएगा शहबाज गढ़ी और दूसरा हो जाएगा मानसेरा। वर्तमान में अभी दोनों ही कहां पे, पाकिस्तान में। 1840 में सर्वप्रथम नॉरिस ने अशोक के खरोष्ट लिपि को पढ़ने का कार्य किया। किसने, नॉरिस ने। किसने, नॉरिस ने अशोक की खरोष्ट लिपि, मैं बता रहा हूं अशोक के अधिकांश पहला अभिलेख पढ़ने का कार्य किसने किया था, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। और ये 1840 में किसने किया था, नॉरिस ने खरोष्ट लिपि के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया था। अशोक के आरमाइक भाषा के अभिलेख तक्षशिला और लद्दाख यानी काबुल में, तक्षशिला में मिले। ये जो आरमाइक भाषा में थे। भारत के ईरानी आक्रमण के कारण आरमाइक भाषा प्रचलित हुई। देखो आपको पता, भारत में ये आरमाइक भाषा आई कहां से, तो भारत में ईरानी आक्रमण हुए थे। आप वो तो सिकंदर है, फिर सेल्यूकस निकेटर का, इस समय ये भाषा भारत में आई। अशोक का एकमात्र द्विभाषी अभिलेख सार ए कुल्ला यानी कंधार में मिला। कहां पर मिला, सार ए कुल्ला यानी कंधार में जो अभिलेख मिला है अशोक का द्विभाषी। अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन सा है, तो सार ए कुल्ला। डॉक्टर बी आर भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। जो डॉक्टर बी आर भंडारकर थे उन्होंने, मैं भीमराव अंबेडकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर बी आर भंडारकर, उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसका इतिहास लिखा। अशोक के लघु स्तंभ लेख जो कि सांची एमपी में सारनाथ, कौशाम्बी, स्तमोई, नीलवा से प्राप्त राजकीय आदेश भी मिलते हैं। यानी इन अभिलेखों से क्या मिलते हैं, अशोक के राज के आदेश। अशोक क्या चाहता था, यानी अशोक में राज के आदेश यानी उसके राजपाशन के राजपाट कैसे चलता है और उसमें राजपाट में कौन से नियम थे, इनकी भी जानकारी मिली। इन अभिलेखों से अशोक कहता है कि यदि किसी ने बुद्ध संघ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे दंड का भागी होगा, यानी दंड दिया जाएगा। फिर मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया था और बिंदुसार के बारे में बता दिया था। अब मेरा टॉपिक था अशोक। अशोक का मैं पहले जानकारी वापस से दे देता हूं। अशोक का टाइम पीरियड मैंने 273 बीसी से 232 बीसी बताया। अशोक का राज्य अभिषेक 269 बीसी, ये याद रखना, क्योंकि इसी राज्य अभिषेक के टाइम से ही अशोक के हम कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अशोक ने बिंदुसार के पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था। जो अशोक का पिता था बिंदुसार, वो अपना ज्येष्ठ पुत्र था सुसीम, उसको राजा बनाना चाहता था। वो अपना ज्येष्ठ पुत्र था सुसीम, उसको राजा बनाना चाहता था। अशोक के 5 शिलालेख में कई जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। जो अशोक का 5वां शिलालेख था उसमें कई जीवित भाइयों का उल्लेख भी मिलता है। अशोक ने कलिंग विजय पाने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष, ये मैंने आपको कल बता दिया था, अशोक ने कलिंग विजय कब प्राप्त की थी, अपने जीवन के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में। अशोक ने सभी अभिलेखों का समय उसके राज्य अभिषेक के वर्ष के आधार पर ही निकाला जाता है। यानी हम जितने भी उसके अभिलेखों का समय है वो किसके आधार पर निकालेंगे, राज्य अभिषेक की डेट के अनुसार। इसलिए कह रहा हूं ये याद रखना, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ, 269 269 बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। अशोक ने सभी अभिलेखों अपने राज्य अभिषेक के वर्ष के आधार पर निकाला। अशोक का जीवन परिचय क्या था, पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुभांगी या धमा, पत्नी कौन कौन सी थी, तो देखो कौन कौन सी, संघमित्रा, और मां अग्रभहिष्णी, और जो कलिंग की राजकुमारी थी कौरव की पद्मावती, तिष्य रक्षिता देवी, देवी पुत्र, और जो उसकी अशोक की पहली पत्नी थी देवी, देवी के ही 2 पुत्र और पुत्री थे, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के पुत्र कुणाल, महेंद्र, तिवर और जालोक। अशोक की पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती। अशोक संपूर्ण दुनिया के इतिहास में धम्म अपने विचारों के कारण ही प्रसिद्ध हुआ। अशोक ने जो विचार दिए थे इसको हम क्या कहते हैं, अशोक धम्म। अब एक बात सुनो, ये बड़ी रोचक बात है। अशोक खुद वो धर्म को मानता था, लेकिन अशोक ने एक विशेष धर्म चलाया था। जैसे मैंने बताया ना, महान किसी लिए, जैसे अकबर ने भी एक विशेष धर्म चलाया था, आपको बताओ, दीन इलाही। इसी प्रकार अशोक ने भी एक धर्म चलाया था, धर्म।
प्रसिद्ध हुआ। कलिंग व उड़ीसा, अशोक का कलिंग युद्ध, 13वें अशोक कलिंग युद्ध की जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 बीसी के बाद में कलिंग युद्ध किया था, यानी 261 बीसी में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। मेगस्थनीज लिखता है कि चंद्रगुप्त का अंतिम समय कलिंग स्वतंत्र हो गया, इस कारण से अशोक कलिंग जीतना चाहता था। कहता है कि चंद्रगुप्त, मैंने बताया था अकाल पड़ गया था, उस समय चंद्रगुप्त की शक्ति क्षीण होते ही कलिंग क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। और अपने दादाजी की जो विरासत थी उसको पाने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। रोमिला थापर के अनुसार कलिंग युद्ध प्रमुख कारण आर्थिक कारण था, धन। चीनी यात्री हवेनसांग के अनुसार कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त मिला। कौन मिला? बौद्ध भिक्षु मिला उपगुप्त, जिसने अशोक को क्या दिलाई थी? बौद्ध दीक्षा दिलाई थी, जिसके प्रभाव में दो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, ये याद रख लेना, 9वें वर्ष उसने कलिंग युद्ध किया, राज्याभिषेक के 10 वर्ष यानी अगले ही वर्ष बुद्ध गया की यात्रा की, और 14वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 10वें वर्ष उसने किसकी यात्रा की? बुद्ध गया की। 14वें वर्ष कौन सी यात्रा की? लुम्बिनी की। दीपवंश और महावंश के अनुसार न्योग्र व मोगली पुत्र तिस के प्रभाव से अशोक ने बुद्ध धर्म का अनुयायी बना। दीपवंश कहता है, चीनी यात्री हवेनसांग का तो कहता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म, और दीपवंश और महावंश बौद्ध जो ग्रंथ है उसके अनुसार उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? मोगली पुत्र तिस ने उसके प्रभाव से अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। दिव्यांग दान के अनुसार अशोक को समुद्री बाल पंडित ने बौद्ध का अनुयायी बनाया था। यह दिव्यांग दान कहता है कि अशोक को समुद्री बाल पंडित ने बनाया था। अशोक को बुद्ध धर्म का भिक्षु नहीं मानकर वह केवल क्या मानता था? गृहस्थ उपासक मानता था। वह अशोक अपने आप को बुद्ध धर्म का भिक्षु नहीं मानता था, बल्कि उपासक मानता था। अन्य धर्मों को भी प्रति भी उसका व्यवहार कैसा था? सही सुनता था। यही तो कहते हैं महान बनने के लिए सबके प्रति, सबके मन में जगह होनी चाहिए, तभी महान बनता है व्यक्ति। अशोक के 7वें और 12वें शिलालेख से पता चलता है कि उसके अन्य धर्मों के साथ व्यवहार का कैसा था? अच्छा था। जो उसका 7वां और 12वां शिलालेख है उससे पता चलता है कि अशोक का विचार था वो अच्छा था। अशोक का धम्म विचार, यानी उसके धम्म विचार क्या थे? अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बुद्ध धर्म, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उसने एक जनता के लिए कौन सा धर्म चलाया था, उसका पालन करना था। उसमें बड़ों के प्रति दया, बड़ों का सम्मान, जीवों की हत्या नहीं करना, इस प्रकार के कुछ नियम थे। अशोक ने दूसरे और 7वें शिलालेख से धर्म के सकारात्मक पक्ष की जानकारी मिलती है। अशोक के दूसरे और 7वें अभिलेख से क्या मिलती है? सकारात्मक की जानकारी मिलती है। अशोक के तीसरे स्तंभलेख से धर्म के निषेधात्मक पक्ष की जानकारी मिलती है। सकारात्मक पक्ष की जानकारी दूसरे और 7वें, तीसरे से कौन सी? निषेधात्मक, यानी कौन कौन से कार्य नहीं करने, कौन कौन से कार्य करने, यानी सकारात्मक पक्ष की जानकारी हमें मिलती है दूसरे और 7वें से। तीसरे से क्या मिलती है? तीन तिगड़ा, हम कहते हैं ना, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, यानी तीसरे से पता चलता है नकारात्मक बातों का, कि आपको गलत काम कौन कौन से नहीं करने। डॉक्टर के आर मुखर्जी ने धर्म के सभी धर्मों के सार के रूप में बताया। जो डॉक्टर के आर मुखर्जी है वो कहते हैं धर्म सभी धर्मों का क्या है? सार है। प्लीट ने धर्म को राजधर्म बताया। जो प्लीट था उसने धर्म को क्या बताया? राजधर्म बताया। रोमिला थापर ने अशोक के निजी कल्पना बताया। रोमिला थापर कहता है ये अशोक के निजी विचार थे। अशोक ने धर्म के अंतिम लक्ष्य सर्वांगीण सुखों को प्राप्त करना है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष या सर्वांगीण सुख है। धम्म मंगल अशोक के 9वें अभिलेख से, धम्म मंगल की जानकारी अशोक के 9वें अभिलेख से। धम्म ज्ञान अशोक के 11वें और 13वें शिलालेख से। धम्म विजय अशोक के 13वां शिलालेख से। ये याद रखना, अशोक ने धम्म मंगल 9वें से, धम्म ज्ञान 11वें और 13वें से, और धम्म विजय 13वें शिलालेख से। अशोक का अंतिम जीवन बड़ा ही दुख में बीता था। दिव्यांग दान के अनुसार अशोक का अंतिम समय दुख से व्यतीत हुआ। उसका कारण सुनिए। उसके पौत्र संप्रति ने अशोक के जीवन व्यापन में केवल आधा आंवला ही दिया था, यानी उसके अंतिम समय में जो उसका पोता था वो उसे जीवन के लिए आधा आंवला ही देता था। कारण क्या हो सकता है? अभी बताता हूं, देखो। अशोक के उत्तराधिकारी कहते हैं संप्रति, इसलिए कि अशोक अंतिम समय में बहुत भिक्षु होने के कारण उसने खूब धन
बुक्स भिक्षुओं और भिक्षुणियों को देना प्रारंभ और मठों में देना प्रारंभ कर दिया। इससे राजकाज की व्यवस्था चरमरा गई थी। यही कारण था उससे परेशान और उससे क्रोधित होकर संपत्ति ने ऐसा किया था। अलग अलग मत थे। अशोक का उत्तराधिकारी अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल शासक बना, जिसे धर्म विवर्धन यानी धर्म को बढ़ाने वाला था तथा सुयश भी कहा जाता है। कुणाल के भाई जालोक ने कश्मीर को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। जो अशोक का दूसरा पुत्र था, कुणाल का भाई जालोक, उसने कश्मीर को, जालोक शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने देवानाम प्रिय नाम से उपाधि धारण की। अशोक दशरथ के बारे में अभिलेखों की जानकारी। अंतिम मौर्य राजाओं में संप्रतिभा। अंतिम मौर्य राजा कौन था, ये सवाल कई बार पूछा जा सकता है। अंतिम मौर्य राजा कौन था, तो संप्रति था। जैन धर्म का अनुयायी था। उसके चंद्रगुप्त की तरह ही श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में जाकर उसने क्या कर दी थी, सुलक्षणा विधि से प्राण त्याग दी थी। कौन, संप्रति। अंतिम मौर्य सम्राटों में शालीशुक के समय ही भारत में यूनानी आक्रमण हुआ था। किसके, शालीशुक के समय ही यूनानी आक्रमण हुआ था। फिर हम आगे देखते हैं कि अशोक ने जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ था। ये हर्षरिश्त के अनुसार अनार्य यानी जो आर्य नहीं थे। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक सैनिक निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। ये था क्योंकि वो कमजोर शासक। दिव्यांग दान के अनुसार अंतिम मौर्य शासक पुष्यमित्र शुंग को बताते हैं। नहीं, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का प्रथम शासक था। मौर्य के पतन का कारण ब्राह्मण प्रतिक्रिया यानी हर पहला कारण क्या था, ब्राह्मणों के साथ प्रतिक्रिया यानी अशोक का अंतिम समय ब्राह्मण धर्म नहीं अपना के बौद्ध धर्म अपना लेना। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी इस बात का नहीं मानते कि जो अशोक नियम ब्राह्मणों के विरुद्ध में थे, लेकिन सारे नियम ब्राह्मणों के विरुद्ध में नहीं थे। अशोक की संहिता की नीति यानी डॉक्टर जो सहिष्णुता की नीति थी, उसके समर्थक, यही उसका कारण था पतन का। ये कहते हैं डॉक्टर एच.सी. राय चौधरी। मौर्य का केंद्रीय प्रशासन में व अधिकारी तंत्र का अप्रत्यक्ष होना। रोमिला थापर। केंद्रीकृत प्रशासन, मौर्य प्रशासन की जानकारी, साधन, अर्थशास्त्र व हिंदी का अभिलेख। मौर्य प्रशासन के उद्देश्य राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, जो प्रशासन था, अत्यधिक कर वसूलना और जन कल्याणकारी करना। कर भी ज्यादा वसूलते थे। जन कल्याणकारी और स्थायित्व प्रदान करना यानी शासन को स्थायित्व, अलग अलग बार बड़ी सेना इकट्ठी करती। केंद्रीय प्रशासन, राजा सर्वोपरि क्या होता था, सबसे बड़ा न्याय का, चाहे कोई सा भी अधिकारी हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का प्रधान राजा ही होता था। चंद्रगुप्त निरंकुश नहीं था वे, क्योंकि कौटिल्य लिखता है कि प्रजा का सुख में ही राजा का सुख है। यानी इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त निरंकुश शासक नहीं था। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को दिनचर्या का उल्लेख किया, जिसमें लिखता है कि चंद्रगुप्त स्त्री रक्षकों से घिरा रहता। क्या रहता है, स्त्री रक्षकों से घिरा रहता। अशोक उदार शासक था। अशोक छठे शिलालेख से उसके राजत्व सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि उसने राजत्व सिद्धांत में क्या क्या परिवर्तन। चतुर्थ स्तंभलेख से अशोक कहता है कि मैंने जनता की देखभाल के लिए राजुक नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया है। अशोक ने अपने प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में अपनी समस्त प्रजा को अपनी संतान बताया। ये याद रखने की बात। अशोक ने अपने प्रथम अभिलेख में कहा, क्या है, समस्त प्रजा मेरी क्या है, संतान है। अशोक ने तीसरे में युद्ध, राजुक और प्रादेशिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अमात्य, जो राजा के बाद में दूसरा प्रधान पद होता था, उसका था अमात्य। ये मौर्य काल का अधिकारियों के सामान्य वर्ग था, जिन्हें किसी भी विभाग में लगाया जा सकता था। अमात्य कोई भी विभाग में लग सकता था और सबका नियंत्रण करता था। मंत्री ने, ये एक छोटी समिति थी जिसका गठन जरूरत मामलों में तत्कालिक निर्णय लेने के लिए, जो कोई आकस्मिक घटना के बारे में निर्णय लेते थे। मंत्री परिषद, ये सबसे बड़ी समिति थी जिसका गठन सामान्य प्रशासन का चलाने के लिए किया जाता था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं मौर्य, उसके बाद में हम सीधा गुप्त में चलेंगे। अधिकारी तंत्र, मौर्य काल में प्रथम श्रेणी के अधिकारी तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तीर्थ या महामात्र कहलाते थे, जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। और संस्था कितनी थी कहलाते, ये संस्था 18 थी, ये याद रखना था। तीर्थ कहलाते, जो मौर्य काल में प्रथम श्रेणी के थे उसमें महामात्र या तीर्थ कहलाते थे, उसकी श्रेणी में कितने थे, 18 थे। प्रमुख तीर्थ, मैं अब उनके नाम बता रहा हूँ, एक बार सुन लेना। भू राजस्व निर्धारित करने वाले,
सन्निधाता कोषाध्यक्ष, सन्निधाता के बारे में पूछा, मैं 2 या 3 एग्जाम में देख चुका हूँ इस शब्द का। अंतपाल सीमावर्ती, अंत्यपाल यानी सीमावर्ती। अंतर्वासिक रनिवास का प्रधान, अंतपाल और अंतर्वासिक इन दोनों में अंतर है। रनिवास का प्रधान। प्रशासता यानी राज के आदेशों को लिखने वाला। न्यायिक यानी सेना का संचालन। पौर यानी नगर का प्रधान। पौर यानी हम कहते हैं ना ये महापौर है, ये नगर का प्रधान है, यही वो पौर। प्रेस्टा यानी फौजदारी या न्यायालय का प्रधान। और व्यवहारिक देवाल यानी देवालय यानी न्यायालय का अधिकारी। मौर्य काल में द्वितीय श्रेणी के अधिकारी अध्यक्ष, वापस एक बार पढ़ रहा हूँ। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, अंत्यपाल यानी सीमावर्ती, अंतर्वासिक यानी रनिवास का प्रधान, प्रशासता यानी राज के आदेशों को लिखने वाला, जो आदेश थे उसको लिखने का टाइप राइटर, नायक यानी सेना का संचालक, पौर यानी नगर का प्रधान, प्रस्टा यानी फौजदारी या न्यायालय का, और व्यवहारिक यानी देवालय न्यायालय का अधिकारी। मौर्य काल में द्वितीय श्रेणी के अधिकारी अध्यक्ष कहलाते थे। यूनान लेखकों ने जिन्हें मजिस्ट्रेट कहते थे। क्या कहते थे? मजिस्ट्रेट, जो हमारे एसडीएम जी होते हैं उसी अनुसार। अकबर के दो प्रमुख अध्यक्ष जो था वो कौन था? कोतवा अध्यक्ष यानी माप तोल का विभाग का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष यानी राजकीय भूमि की देखभाल करने वाला, ये याद रखना पूछा जाता है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सीता। मौर्य काल में सामान्य भूमि के कर के लिए भाग शब्द का जो सामान्य कर भूमि थी, जैसे 1/2 भाग, ये उसी से। संस्था अध्यक्ष, व्यवहारिक मार्गों का अध्यक्ष, लक्षण अध्यक्ष यानी टकसाल विभाग यानी पैसे छापने का अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष यानी पहचान पत्र जारी। ये याद रखना, लक्षण अध्यक्ष है जो टकसाल का अध्यक्ष है, और जो मुद्रा अध्यक्ष है वो पहचान जारी करने वाला। ये क्वेश्चन बनता है डबल, ये डबल क्रॉस कर रहा है। सुन्ना अध्यक्ष यानी बूचड़ खाने का अध्यक्ष, सुन्ना अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष यानी कताई और बुनाई का विभाग अध्यक्ष। बदग्रह अध्यक्ष यानी जेल विभाग का अध्यक्ष यानी जेल में। विद्या अध्यक्ष यानी 4 ग्रामों का अध्यक्ष, और आकार अध्यक्ष यानी खाना विभाग का अध्यक्ष। मौर्य के प्रांतीय प्रशासन, प्रांत में चक्र या रथ, और प्रांतपति यानी आर्य का पुत्र यानी कुमार। चंद्रगुप्त के समय प्रांत कितने थे? ये सवाल आता है। चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांत थे, और अशोक के समय 5वां प्रांत कौन सा? कलिंग। चंद्रगुप्त के समय प्रांत उत्तरापथ, याद रखना, अब सुन लो, ये क्वेश्चन बनता है। उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती उज्जैनी, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, मध्य देश प्रसा यानी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में स्वर्णगिरी एक व्यापारिक केंद्र के कारण ही अधिक प्रसिद्ध हुआ। राजा स्वयं मध्य देश यानी पाटलिपुत्र, कलिंग, तक्षशिला। मौर्य के स्थानीय प्रशासन, प्रांत से क्या था? मंडल, मंडल से विषय, विषय से स्थानीय, स्थानीय से द्रोणमुख। इस प्रकार से द्रोणमुख से सर्वाटिक, संग्रहण और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। आप याद रखना, प्रांत, मंडल, विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, सर्वाटिक, संग्रहण और ग्राम। ग्राम, संग्रहण, सर्वाटिक, द्रोणमुख, स्थानीय, विषय, मंडल और प्रांत। प्रांत, मंडल, विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, सर्वाटिक, संग्रहण और ग्राम। इस प्रकार याद रखना। गांव के प्रधान को गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप। इसका पद निर्वाचित और अवैतनिक होता था, यानी उससे वेतन निर्वाचित होता था। जन्म व मृत्यु का पंजीकरण भी गोप करता था। जो आपके जन्म यानी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कौन देता था? गोप ही देता। मौर्य के नगर प्रशासन, अब देख लेते नगर। मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन को चलाने के लिए 30 सदस्यों का बोर्ड का उल्लेख करता है। याद रखना, मौर्य प्रशासन नगर चलाने के लिए 30 प्रशासन का बोर्ड का उल्लेख करता है, जिसमें प्रत्येक में 6 समितियां होती थी। कितनी होती थी? 6 समितियां, प्रमुख समितियां। मौर्य काल में जिले जिनके अधिकारी यूनानी के अनुसार एर्गोनोमिक व नगर में कश्मीर और एस्ट्रोनोमिक कहलाते थे। विदेशों की देखरेख की समिति, बिक्री कर वसूलने की समिति। मौर्य काल में सैन्य प्रशासन, ये याद रखना। कौटिल्य सेना को 4 भागों में बांटता। कौन कौन सी? पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और रथ सेना। पैदल सेना जो पैदल चलती थी, अश्व यानी घोड़े पे चलने वाली, गज यानी हाथी पे चलने वाली, और रथ आपने देखा रामायण में देखा था ना, वही। मेगस्थनीज सैन्य प्रशासन में भी 30 सदस्यों के बोर्ड का, जो सैन्य प्रशासन है उसमें भी 30 और उसमें भी 30, लेकिन इसमें समिति में 5-5 सदस्य होंगे, उसमें सॉरी 6 समिति सदस्य होंगे। 4 कौटिल्य वाली सेना
यातायात और रसद समिति की नौसेना समिति ये जो अलग थी। मौर्य काल में चंद्रगुप्त की सेना का उल्लेख प्लिनी और प्लूटार्क द्वारा किया जाता है। मौर्य काल का न्यायिक प्रशासन ये सबसे अच्छा था। मौर्य काल में दंड व्यवस्था अधिक अधिक कठोर थी। अशोक उदार राजा था, किंतु उसने भी मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया। यानी उदार राजा था लेकिन उसने मृत्यु दंड को क्या नहीं किया, समाप्त नहीं किया। अशोक की मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन तक की मोहलत दी थी। यानी उसने कहा 3 दिन आपको मोहलत दी जाती है, आप अपने परिवारजनों से मिल सकते, लेकिन मृत्यु दंड दिया जाएगा। मौर्य प्रशासन चंद्रगुप्त ने बनाया था, उसके उससे उदार बना दिया। यानी जो अशोक ने उसे क्या बना दिया था, उदार बना दिया था। धर्मस्थल न्यायालय, दीवानी न्यायालय, कंटक शोधक न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। जो धर्मस्थल न्यायालय थे वो दीवानी न्यायालय थे और कंटक शोधक न्यायालय थे वो फौजदारी। भारत में दीवानी और फौजदारी